नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो कुर्सी है जिस पर हम बैठते हैं या जो पानी हम पीते हैं, अरे हवा भी जिसमें हम सांस लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। तो वो बड़ा सवाल कि ये सब कुछ बना किससे है, इसका जवाब पता है, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सिंपल से शब्द में दिया है। पदार्थ। जी हाँ, मैटर। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। तो चलिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये पदार्थ आखिर है क्या। फिर हम इसके अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि कणों का क्या रहस्य है। उसके बाद पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती कैसे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, समझते हैं कि पदार्थ आखिर हैं क्या। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में ना पदार्थ की परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक पत्थर या बादल, पानी, यहाँ तक कि रेत का एक छोटा सा कण भी, वो भी पदार्थ है। वैसे ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आज का विज्ञान तो ये कहता है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे भारतीय दार्शनिकों का भी एक नजरिया था। उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं: हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। और उनका मानना था कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर भी बाकी था। पदार्थ असल में है कैसा? क्या वो लकड़ी के एक टुकड़े की तरह है, मतलब एक ही पूरा ब्लॉक, या फिर वो रेत के ढेर की तरह है जो छोटे 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 कणों से मिलकर बना है? चलिए पता लगाते हैं कि विज्ञान ने इसका जवाब कैसे ढूंढा। तो अब हम जरा और गहराई में उतरते हैं और पदार्थ के अंदर छिपे हुए राज को देखते हैं, मतलब उसके कणों की दुनिया को। अच्छा, ये साबित करने के लिए कि पदार्थ कणों से बना है, एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो कोई भी कर सकता है। सोचिए, हमने एक बीकर लिया, उसे पानी से आधा भर दिया और पानी के लेवल पर एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब उसमें थोड़ी चीनी या नमक डालकर चम्मच से घोलते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता। अरे, तो वो चीनी या नमक गया कहाँ? गायब हो गया क्या? नहीं, असल में वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर समा गया। और बस यही वो सबूत है जो हमें चाहिए था। इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से बना है जिनके बीच में खाली जगह होती है। तो अब तक हमने 2 बातें जान ली। पहली कि पदार्थ कणों से बना है, और दूसरी कि इन कणों के बीच में जगह होती है। लेकिन इन कणों की सिर्फ यही खासियत नहीं है। इनकी 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। इनके बीच स्पेस होता है, ये लगातार घूमते रहते हैं और ये एक दूसरे को खींचते भी हैं। अच्छा, ये जो कणों के हिलने डुलने वाली बात है ना, इसे समझने के लिए अगरबत्ती का उदाहरण सबसे बेस्ट है। सोचिए, एक अगरबत्ती बुझी हुई रखी है। उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है ना, लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, उसकी महक तो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्मी से उन खुशबू वाले कणों को एनर्जी मिली और वो हवा में तैरते हुए हर कोने तक पहुंच गए। विज्ञान में इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, विसरण, या इंग्लिश में कहें तो डिफ्यूजन। मतलब जब 2 अलग-अलग चीजों के कण अपने आप एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और जैसा हमने अगरबत्ती के केस में देखा, गर्म करने पर यह प्रोसेस और भी तेज हो जाता है। तो अब जब हम कणों के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कणों का यही बर्ताव कैसे पदार्थ की 3 अलग-अलग शक्लें, यानी ठोस, द्रव और गैस बनाता है। यहाँ इस टेबल में तीनों अवस्थाओं का फर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, ठोस यानी सॉलिड में जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, कस कर बंधे हुए। इसीलिए उनका आकार और आयतन फिक्स्ड होता है, जैसे कोई पत्थर। अब आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इसमें कण थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए पानी को जिस बर्तन में डालो, वो उसी का आकार ले लेता है। और आखिर में है गैस। इसके कण तो भाई पूरी तरह से आजाद पंछी हैं, वो जितनी भी जगह मिले सब में फैल जाते हैं। इसीलिए गैस का न तो कोई फिक्स आकार होता है, न ही आयतन।
और गैसों की एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है, उन्हें बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, मतलब वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। और इसी वजह से तो हम इतनी सारी रसोई गैस मतलब एलपीजी या गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी को एक छोटे से सिलेंडर में भर पाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। सवाल ये है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलता कैसे है, मतलब ठोस से द्रव और द्रव से गैस कैसे बन जाता है। देखिए, सारा खेल एनर्जी का है, ऊष्मा का। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो असल में हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। इस एनर्जी से कणों में हलचल बढ़ जाती है, वो जोर जोर से कांपने लगते हैं, और जब ये हलचल इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बीच के आकर्षण को तोड़ देते हैं तो बस अवस्था बदल जाती है। पानी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, बर्फ पिघलकर पानी बनने लगती है। इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। फिर जब हम पानी को और गर्म करते हैं और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो पानी उबलकर भाप बनने लगता है। ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती या सारा पानी भाप नहीं बन जाता, तब तक थर्मोमीटर पर तापमान बढ़ता ही नहीं। तो वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, मतलब छिपी हुई हीट, जो कणों के बंधन तोड़ने में खर्च हो रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बीच की लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं, वो ठोस से सीधे गैस बन जाती हैं। इस अनोखी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर या फिर ड्राई आइस, जो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, पानी का भाप बनना सिर्फ उबलने से ही नहीं होता। एक और तरीका है जिसे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। इसमें कोई भी तरल बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही धीरे धीरे भाप में बदलता रहता है। जैसे जमीन पर गिरा पानी अपने आप सूख जाता है। ये सिर्फ सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। और ये वाष्पीकरण तेज होगा या धीमा, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण उतना तेज होगा। दूसरा, तापमान जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी होगा। तीसरा, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी। और चौथा, हवा की रफ्तार जितनी तेज होगी। इसीलिए तो हम कपड़े फैलाकर सुखाते हैं ताकि वो धूप और हवा में जल्दी सूख जाएं। और अब सबसे मजेदार बात, वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। पता है कैसे? जब कोई लिक्विड भाप बनता है तो उससे एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी वो अपने आसपास की सतह से खींच लेता है। अब जब सतह से गर्मी खिंच जाएगी तो वो जगह ठंडी हो जाएगी ना। बिल्कुल, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहने के पीछे भी यही साइंस काम करता है। हमारा शरीर भी ठंडा रहने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। जब हमें पसीना आता है तो वो हमारी स्किन की गर्मी लेकर उड़ जाता है, मतलब वाष्पित हो जाता है, और हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि गर्मियों में सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए। इसका जवाब भी वाष्पीकरण के इसी जादू में छिपा है। सोचिएगा जरूर।